तो जनाब मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सैयद आतिफ काज़मी साहब। और जब भी ये आते हैं तो बहुत सारी क्वेरीज होती हैं और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो बहुत सारे मसाइल का हल जानना चाहती हैं। ही इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, लेज़र स्पेशलिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सर पहले तो ये बताइएगा, लेज़र से कितना खूबसूरत बना जा सकता है? जो बेसिक क्वेश्चन है, लोग समझते हैं कि शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो आप स्किन पे कराएं, अपना खून लगा के स्किन पे कुछ इंजेक्ट करें तो स्किन कोई बिल्कुल एक ग्लो आ जाता है। ज़रा थोड़ा सा बताइएगा इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात है कि मैं बताता चलूँ कि जो लेज़र्स थे ये पाकिस्तान में स्किन में सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस कराए। लोगों को पता ही नहीं होता था स्किन लेज़र का। तो ये बात है कोई 25 साल पुरानी, जब पहला स्किन लेज़र डायोड हेयर रिमूवल मैं लेके आया। और वो लेज़र जो था वो सिर्फ बालों को, जो गैर ज़रूरी बाल हैं ख़वातीन के, उनकी रिमूवल के लिए लाया था। तो क्योंकि मैंने ये देखा उस वक़्त, मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ तकरीबन, तो मैंने ये तब देखा कि हमारी ख़वातीन में जो सबसे बड़ा मसला है वो ब्यूटी का नहीं है, वो गैर ज़रूरी बाल जो चेहरे पे आ जाती हैं, जो जिस्म पे आ जाती हैं। और वो हमारी यंग बच्चियाँ जो मैरिजेबल एज में हैं, अगर वो बच्ची पढ़ी लिखी है, अच्छा ख़ानदान है, ख़ूबसूरत है, लेकिन जब उसके चेहरे पे बाल होंगे तो वो उसकी शादी में, उसके प्रपोजल्स में वो आड़े आता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम वो लेज़र इंट्रोड्यूस कराएं जो ओवरऑल हमारी सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो, रादर दैन के गोरा करे, ये करे, वो करे, खूबसूरत करे। और तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा लेज़र का कि इतनी ख़वातीन को उसका रिलीफ़ मिला। इतनी ख़वातीन जिनके हार्मोनल इश्यूज़ होते थे, हम वो उनको कहते थे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ बेटा, जाके वो गायनी में चेक कराओ। वो हार्मोन्स के लिए जाती थी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ख़वातीन में बन जाती हैं उसके साथ। तो अल्टीमेटली वो लेज़र जो था, हाई हेयर रिमूवल डायोड लेज़र, वो सबसे हमारा सक्सेसफुल आइटम रहा। क्योंकि उसमें देखा कि हर खातून जो थी, और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो ख़वातीन के चेहरे के बालों का था, लेकिन कुछ ख़वातीन जो थीं वो अपने बॉडी के भी और बाकी जहाँ बहुत हेयरी होती हैं वो भी कराती थी। उसके बाद लेज़र में तरक्की होती चली गई, फिर लेज़र आ गए इसके लिए, चेहरे की नशो-नुमा के लिए आ गए। औरतों ने कहा जी हमें गोरा करना शुरू कर दो, हमारी स्किन को इतना गोरा कर दो। अब मैं तो हैरान था, आप हैरान होंगी कि पेशेंट्स आती थी कि जी डॉक्टर साहब अच्छी खासा कम्प्लेक्शन फेयर, मुझे और फेयर कर दो। और भाई क्या मतलब? और नहीं जी मेरी जहाँ शादी हो रही है वो मेरी सास बड़ी फेयर है, तो मेरा सास से भी गोरा रंग होना चाहिए, मेरा खामिंद फेयर होने वाला खामिंद जो फेयर है। सो जब मैंने ये देखा तो मैंने उसमें उनको ये मैं कहता था कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपको अल्लाह ने सूरत शक्ल ऐसी दी है कि जो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। हज़रत अली का कौल है कि जब भी अपने आप को कंपेयर करो तो अपने से नीचे को देखो। आपको अल्लाह ने अपाहज नहीं बनाया, खुदा ना खास्ता, आपकी एक आँख की बिनाई नहीं चली गई, खुदा ना खास्ता, आपको कोई और कंजेनिटल डिफेक्ट नहीं है। तो ये जो लेज़र की आपने बात की है कि ये कितना, लेज़र कोई खिलौना नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चूँकि डॉक्टर हैं, सो ऑब्वियसली रिसर्च के शोबे में भी हैं और पढ़ते रहते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को देखते रहते हैं। ये जो गोरा करने वाली बीमारी है, इसको बीमारी कहेंगे ना, बिकॉज जहन में घुस जाए तो बस जो है वो करना ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन है। माइकल जैक्सन को सर ये ऑब्सेशन था, एंड यू हैव विटनेस कि उसने रंग बिल्कुल गोरा कर लिया था अपना। और उसको बाद में जब वो वफात पाई उसने, तो फिर मल्टीपल ऐसी स्टोरीज आई कि उस प्रोसेस के अंदर ही उसको कितनी ऐसी बीमारियां लग गई हुई थी उस प्रोसेस की वजह से, जो उसने वाइटनिंग कराई अपनी स्किन पे। यानी कि इस तरह के कोई प्रोसेसेस में अगर आप जाते हैं तो और बीमारियां भी ले लेते हैं। देखिए जहाँ तक माइकल जैक्सन का कंसर्न है, मैंने इसका एक कॉन्सर्ट अटेंड किया था तब न्यूयॉर्क में, और मैंने इसको देखा, ये पुरानी बात कर रहा हूँ। तो इसको ये बेसिकली ही वॉज ए ब्लैक, अगर आप एग्री करें, सब लोगों को पता है माइकल जैक्सन को, कौन नहीं जानता। इसको विटिलाइगो हो गया, जिसको फुलबेरी या बर्स कहते हैं। अच्छा, ये बेसिकली, अब मैं आज आपको बता रहा हूँ, बड़े हमारे सुनने वालों के लिए आज ये हाँ, शायद मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता था कि शायद उसको वाइटनिंग कॉम्प्लेक्स नहीं, इसको फुलबेरी और बर्स हो गया, विटिलाइगो हो गया, जिसको विटिलाइगो कहते हैं। और एक बात और बताता चलूँ विटिलाइगो के बारे, आजकल जितने मरीज मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी बेटी को वाइट दाग हैं, तो ये ट्रीटेबल डिजीज़ है।
पहले तो मैं ये बता आसफा भुट्टो को रहे? हाँ, आसफा भुट्टो को भी ये बीमारी थी और मैं उसको एग्जामिन भी करता रहा जब बेनज़ीर साहिबा अच्छा। हयात थी। उसको प्रॉब्लम ये आसफा भुट्टो को, अब उनके लिए क्या कमी है पैसे की और क्या है वो जहाँ जाती, लेकिन उसकी विटिलाइगो के साथ और प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं जिसकी वजह से खाली फिर विटिलाइगो ट्रीटेबल नहीं रहता। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है ऑटोमेटिकली जो शुरू होता है। तो जो माइकल जैक्सन था, जब इसको शुरू हुआ तो माइकल जैक्सन ने अपना ये जब आधा वाइट हो गया विटिलाइगो से, बर्स और फुलबेरी से, तो ये अपने डॉक्टर्स के पास गया, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने इसको कहा कि आप क्या चाहते हो, आपको सारा बिल्कुल वाइट कर दें या आपको ब्लैक आपकी तरह कर दें। उसने ऑप्शन दी कि जी मुझे सारे का सारा वाइट कर दो। सो हमारे पास अगर 50-60% बॉडी इन्वॉल्व हो फुलबेरी या बर्स में, तो हम मरीज़ से, मैं भी आजकल पूछता हूँ, और हमारे पास ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसके साथ आप द रेस्ट ऑफ द बॉडी को वाइट कर सकते हैं। अभी भी मेरे पास पेशेंट्स आती हैं बड़ी, जो कहती हैं डॉक्टर साहब मेरी पूरी बॉडी जो है यहाँ गर्दन से जिस्म तक वाइट हो गई है, मेरा चेहरा जो है ये डार्क है, अब मैं चाहती हूँ आप इसको भी वाइट कर दें ताकि एक जैसी मैं लगूँ, नहीं तो पैची पैची बुरा लगता है। फिर हम उनके लिए दवाइयाँ भी देते हैं, लेज़र भी अब अवेलेबल हैं, लेज़र के साथ भी ट्राई किया जा सकता है। लेकिन ये बीमारी जो है जो विटिलाइगो की माइकल जैक्सन को हुई थी, उससे पूछ के उसको फिर फर्दर ट्रीट किया गया और अल्टीमेटली वो जब उसकी डेथ हुई माइकल जैक्सन की, तो ही डाइड एज ए वाइट पर्सन, ही डिड नॉट डाई एज ए ब्लैक पर्सन। तो उसकी पूरी स्किन जो थी वो हाइपोपिगमेंटेड हम कहते हैं वो हो गई थी और वो नॉर्मल स्किन नहीं थी। सो ये जो ट्रीटमेंट है इसका विटिलाइगो का, वो शुरू में अगर बरस के साथ, मैं अभी भी अपने सुनने वालों को बता देता हूँ कि आपके बच्चे को, बच्ची को, किसी को वाइट पैच हो, और एक और बात है, हर वाइट पैच फुलबेरी या बरस नहीं होता। हमारे पास औरतें आती रोती हुई, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची 18 साल की है, अभी तो इसका रिश्ता होना है, बच्ची है छोटी, तो अब क्या बनेगा इसका कल को। तो जब मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ ये तो फंगस है, ये तो एक्जिमा है, ये तो इसको सेबोरिया है। सो हर वाइट पैच नहीं होता। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करें, उसके पास लेके जाएं, और अगर वो ये समझता है कि ये विटिलाइगो नहीं है तो ट्रीटमेंट करेंगे, 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। और अगर विटिलाइगो भी है और अगर वो फ्यू पैचेज हैं तो वो भी ट्रीटेबल है। अब हमारे पास उसकी दवाइयाँ मौजूद हैं। अच्छा सर, ऐसी कोई मैंने बात ज़रूर सुनी है कि जहाँ पर वो आप दवाई लगाते हैं उसे वहीं लगनी चाहिए, वरना कहीं और लग गई तो वो भी वाइट हो जाएगा, ऐसा ये ऐसा होता है? देखिए असूलन आप मेरे पास आती हैं, आप मुझे कहती हैं डॉक्टर आतिफ मेरी एक स्किन प्रॉब्लम है, तो मैं आपको, और आप कहती मेरे चेहरे पे एक पैच है, तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि चेहरे के पूरी चेहरे पे दवाई लगाओ। मैं तो आपको, अक्लमंदी का तकाजा ये है, डॉक्टर कहेगा जहाँ आपके पैच है दवाई वहाँ लगाओ। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग क्या करते हैं कि एक अगर पैच है चेहरे पे छोटा सा या एक निशान है उस पर हम कहते हैं बेटा ये ट्यूब लगा लो, क्रीम लगा लो, और पूरे मुंह पे मलनी शुरू कर देते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द स्किन होती है जो नॉर्मल है वो भी एबनॉर्मल हो जाती है। सो यहाँ बताने वाली बात यह है, कन्वे करने वाली बात यह है कि जो आपकी स्किन अफेक्टेड है आपने उसी के ऊपर अपना ट्रीटमेंट करना है। ये नहीं करना कि स्किन के, अब आपके अगर एक शख्स के चेहरे पे स्याहियाँ पड़ी हुई हैं, एक्नी या कील महासे निकल आते हैं यंग बच्चियों में, आपने देखा होगा बच्चों में, तो वो दवाई पूरे चेहरे पे लगाने की क्या ज़रूरत है? जहाँ दाने हैं वहाँ लगाओ, जहाँ स्याहियाँ छाइयाँ पड़ी हैं वो मलहम वहाँ लगाओ, ये बात है। डॉक्टर साहब, स्किन को ग्लो देने के लिए और एक बेबी लुक देने के लिए ये एक मैं ट्रीटमेंट देख रही थी एक सीरीज़ के अंदर कि आपके ब्लड इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद आपकी स्किन पे उसको इंजेक्ट करते हैं, उस ब्लड में से कोई हेल्दी सेल्स निकालते हैं। सर ये क्या है? PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहते हैं। हमने आपका ब्लड ले लिया, आप मेरे पास आती हैं, इसकी दो चार इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्किन के हवाले से। पहली इंडिकेशन तो ये है, आप कहती हैं डॉक्टर आतिफ मेरे तो चेहरे पे एक्नी के बाद पिट्स बन गई हैं, स्कार, खड्डे पड़ गए हैं, या मेरे बाल बिल्कुल, प्रेगनेंसी हुई हैं, मेरी 2 बच्चे हो गए हैं और अब मेरे बाल गिर गए। प्रेगनेंसी में भी बाल गिर जाते हैं, डिलीवरी के बाद बाल औरतों में बहुत कम हो जाते हैं। एक आजकल ये भी बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, मैं जो देख रहा हूँ हमारी ख़वातीन जो मैरिड हैं उनका ये प्रॉब्लम है कि प्रेगनेंसीज़ के और बच्चों की पैदाइश के बाद बाल वो गंजी हो जाती हैं, और जो लड़कियाँ डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग करती हैं उनके बाल भी गिर जाते हैं, बिल्कुल ऊपर से उनकी वो जो सर नज़र आता है। तो उनमें हम PRP करते हैं चेहरे के और उसके, वो
होता क्या, हमने ब्लड से अपना आपका ब्लड लिया, पेशेंट ही का ब्लड लिया, अबाउट 20 ml 15 ml ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं। हमारे पास एक मशीन होती है जिसमें ब्लड डाल लेते हैं, उसमें से प्लेटलेट्स निकल आते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं उसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वो प्लाज्मा जो खून रह जाता है उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, और ये वो प्लेटलेट्स हैं कि अगर चेहरे पे पिट्स और स्कार, बल्कि चिकन पॉक्स आपने नाम सुना होगा, लाकड़ा काकड़ा, इसके भी स्कार रह जाते हैं। उसके बाद स्मॉल पॉक्स तो अब ख़त्म हो गई है, जिन लोगों को उसके, फिर हम उनके चेहरे में इंजेक्ट करते हैं उसी शख्स का ब्लड जिसमें प्लेटलेट्स होते हैं। वो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी डर्मल कोलेजन को वो एनहांस करते हैं। वो हमारी जो स्किन, अब हम स्किन जो हमें अल्लाह ने दी है इसमें इलास्टिसिटी है। अगर आप स्किन को खींचते और स्किन वहीं की वहीं रह जाती तो वो तो फिर बड़ा बुरा बंदा लगता, वो तो ड्रैकुला बन जाता। अब हम स्किन को जब खींचते हैं तो स्किन वापस चली जाती है। इसी तरह वो कोलेजन या इलास्टिक टिश्यू जो है वो प्लेटलेट्स जाके उसको और बेहतर करते हैं और स्किन पे ग्लो आ जाती है। बालों के लिए भी PRP हम यूज़ कर रहे हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। चेहरे के लिए एक्सीलेंट रिजल्ट आ रहे हैं। जिनके चेहरे पे खड्डे पड़े हुए हैं, गड़े पड़े हुए हैं, या वो जिनके बहुत डीप निशान हैं, उनमें ये PRP जो आपने ब्लड वाली बात की है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये बड़ा इफेक्टिव है। सर कितने सेशंस में ये 4 to 5 सेशन होते हैं। और मैं तो ये करता हूँ कि मैं उसको अल्टरनेट करता हूँ। अगर चेहरा आपका ख़राब है, एक सेशन CO2 लेज़र, एक सेशन PRP, एक सेशन 5-6 सेशन में ठीक हो जाता है। और प्राइवेटली भी बड़ा सस्ता है, 8 से 10,000 12,000 रुपया पर सेशन होता है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ जो लोग लेते हैं, यानी एक एवरेज पे 8 to 10 और 12,000 पर सेशन। तो अगर 4-5 सेशन है तो अराउंड 50,000 में इलाज हो जाता है। और अगर आपका चेहरा जो सदियों से ख़राब है और वो आपका चेहरा ठीक हो जाए 4-5 सेशन में अबाउट अराउंड 50,000, तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि चेहरा ठीक हो जाएगा। सर रहता कितनी देर है ये पूरा? फॉरएवर है। अच्छा फॉरएवर। हाँ, ये फिर ये होता है कि हम पेशेंट को ये कहते हैं कि अब तुमने बेटा PRP करा लिया जी, करा लिया, अब ये करने के 6 महीने बाद मुझे फिर दिखा देना। वो कहता है जी थोड़े से मेरे पिट्स नज़र आ रहे हैं, एक फिर कर दिया। फिर हम 4-5 नहीं करते, एक आधा सेशन किया, फिर 3 महीने बाद बुला लिया, ताकि वो जिस तरह वो कहते हैं ना कि वो ड्राई क्लीनिंग होती रहती है, हल्के हल्का बंदा आया साफ़ किया हो गया, इस तरह 3-4 महीने बाद हमें कर देते हैं। ये एक्नी के स्कार्स के लिए भी यूजफुल होता है? आइडियल ये आइडियल। एक्नी स्कार्स नंबर 1, चिकन पॉक्स स्कार नंबर 2, एक्सीडेंट और ट्रॉमा। ये जो एक्सीडेंट हो जाता है, कई दफ़ा चेहरे पे शीशा लग जाता है, कोई विंड स्क्रीन टूट गई, उसके बाद के जो स्कार हैं उसके लिए तो बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। सही। और ये जो 4 से 5 सेशन है कितने वक्फे के दौरान? एक माह, 4 वीक्स, 4 to 6 वीक्स। अच्छा, एक माह के बाद हम मरीज को बुलाते हैं। तो मकसद, एक पेशेंट आता है तो आज अगर आएगा तो अगले 6 माह में, 5-6 माह में पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो सर ये इंजेक्ट चूंकि वो नीडल के साथ होता है, तो चेहरों पे तो कोई निशान उसके नहीं पड़ता, ना दर्द होती है? नो, इसमें हम लोकल डालते हैं, लोकल एनेस्थेटिक होता है, वो डाल के ताकि कोई आपको दर्द नहीं होगी। सर में भी जो PRP करते हैं, अब सर में भी तो नीडल के साथ करना है, खाली करेंगे तो दर्द होगी। अगर कोई भी आपको एक सिरिंज आपके सर में चुभोए तो आपको दर्द होगी ना, तो उसमें हम लोकल एनेस्थेटिक साथ ऐड करते हैं। वो जो लोकल, अब तो मशीनें आ गई हैं, पहले तो नीडल के साथ करते थे, अब वो ये करते हैं जिस तरह एक मशीन के साथ बंदे की टेंड करते हैं ना, इसी तरह एक मशीन है जिसमें हम वो ब्लड प्लेटलेट डाल देते हैं और उसके बाद पूरे सर पे फेरते हैं। उसमें लोकल एनेस्थेटिक भी होता है, वो जनाब हर जगह, यानी कि एक नेचुरल ग्लो भी आ जाता है और चेहरा भी आपका साफ हो बहुत जाता बहुत है। ग्लो आती है। हाँ, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप रैंडमली हर चीज़ पे जाएं। नहीं, इसमें मैं एक और ऐड करूँ, हमारी जो खवातीन हैं उनको गोरा रंग करने के लिए मुसीबत ये पड़ी हुई है, क्रीमें इस्तेमाल करती हैं। ये जो मार्केट में क्रीम्स हैं मल्टीपल, इनके अंदर स्टीरॉइड्स होते हैं, और जो स्टीरॉइड हैं वो चेहरे पे बाल ले आते हैं। अब वो जितनी क्रीम है, मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता उन क्रीम के, वो जो मैं एड्स देखता हूँ टीवी पे, अखबारों में, प्रिंट और सोशल मीडिया पे, वो सारी की सारी क्रीम में स्टीरॉइड्स हैं। वो स्टीरॉइड वक्ती तौर पे तो ग्लो देता है, लेकिन 6 महीने के बाद चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल यूज़ ना करें, बल्कि हम जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं हम खुद क्रीम बना के देते हैं जिसके अंदर स्टीरॉइड्स नहीं होते, और उस क्रीम से चेहरे पे बहुत ग्लो आती है, चेहरे पे चमक आती है। और उसके साथ आप वही, वाई नॉट टू गो टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट, अताई डॉक्टर्स के पास मत जाएं। ब्यूटी सलोन्स में स्किन ट्रीटमेंट नहीं लेनी आपने। ब्यूटी सलोन में जब आप जाती हैं, उनका काम है ब्राइडल मेकअप करना, मैनिक्योर पेडिक्योर करना, उनका काम है आपका फेशियल करना, उनका काम आपकी स्किन डिजीज़ की, एक्नी की, मिलाजमा की, चाइयों की ट्रीटमेंट करना नहीं है। ये काम आपका डर्मेटोलॉजिस्ट का है। अब मुझे आप आके कहें कि डॉक्टर साहब आप ब्राइडल मेकअप कर दें एक औरत का,
मैं तो नहीं कर सकता ना, मैं तो डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो मुझे आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप भी शुरू कर दें, मेरा काम ही नहीं है। मैं किस तरह ब्राइडल मेकअप करूँगा, एक औरत को मैं दुल्हन बनानी शुरू कर दूँ, तो आई कैन नॉट डू इट। अपना काम जो है वो बंदे को जिसका खुद काम करना है। उसी को उसी को समझे। जी हाँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लगता है जब भी सर आपसे बात करते हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना सबसे ज़्यादा अच्छी बात है।